देखिए, आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट सोशल वर्क पर आधारित है। मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं इस समय 14 मार्च 2023 के विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 यानी कल की क्लास में हम लोगों ने 8:30 से 9:30 बजे के बीच में लगभग 25 क्वेश्चंस को कवर किया था। आज इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 26 है 14 मार्च 2023 सोशल वर्क के क्वेश्चन पेपर का। और आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किसे 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? किसको देता है 100 दिन की? पहला ऑप्शन, जो श्रमिक के रूप में कार्य करने की इच्छा रखता है, जो बेरोजगार है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जिन्होंने निश्चित पारिश्रमिक पर अकुशल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से पंजीकरण किया है, और लास्ट में जो भूमिहीन श्रमिक है। बताइए सर थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आप कह रहे हैं कि थर्ड। ओके, सही जवाब ऑप्शन आपका यहां पे थर्ड ही है। जिन्होंने निश्चित पारिश्रमिक पर अकुशल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से पंजीकरण किया है, वो बेसिकली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उसमें 100 दिनों के रोजगार की गारंटी भी प्रोवाइड कराई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने सितंबर 2005, ठीक है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को पारित किया था। जो रोजगार की मांग करते हैं और इच्छुक हैं, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। ये अकुशल शारीरिक कार्य करना या अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियमित क्षेत्रों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि वो उस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के आधार को विकसित करने वाले कार्यों के माध्यम से मजदूरी रोजगार पैदा करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने की एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। योजना का जब शुभारंभ हुआ, बेसिकली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सरकार के द्वारा जब शुरू किया गया, तो बेसिकली 2 फरवरी 2006 का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 2 फरवरी 2006 को भारत के महेंद्रगढ़ और सिरसा जिला की एक सभी ग्राम पंचायतों में, और इसी योजना को 1 अप्रैल 2007 से 2 और जिले अर्थात अंबाला और मेवात में भी विस्तारित कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस अधिनियम के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? बता सकते हैं क्या प्लीज? नरेगा। ओके, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो वहां आप लोगों ने अगर नरेगा का शब्द चूज किया है तो वो करेक्ट है। ठीक है, 2 फरवरी 2006 याद रखिएगा आप सभी लोग। इसकी बेसिकली राजस्थान में शुरू हुआ था, और यही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत फिर पारित हुआ। ठीक है, और बेरोजगार वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की एक भूमिका निभाता है। एक और इंपॉर्टेंट तथ्य इससे संबंधित है, लाभार्थी की 1/3 सीटें जो दर्शाई गई है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। महिलाओं के लिए क्या किया गया है? 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा। इसी अधिनियम के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो 2009 में
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2005 के नाम से जाना जाता है, इसी का नाम बदल दिया गया 2009 में। नाम क्या रखा गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत कुल 644 जिले शामिल है, परंतु क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर जो सी है यानी थर्ड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था? यह आपके सामने दिया गया सवाल है। जवाब जरा बताइए कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जी क्या करें? चलिए यहां पर आप सभी लोगों को ध्यान रखना, इस सवाल का सही जवाब क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का सवाल आपके सामने इस समय दिखाई दे रहा है, और इसमें प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कौन सी ये पंचम पंचवर्षीय योजना और ये चतुर्थ पंचम या पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना, सप्तम पंचवर्षीय योजना, सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर? पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये बेसिकली योजना जो है लाई गई थी। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम आप सबको पता होगा। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है 1975 में शुरू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम पेपर में आता है, ये भी कब शुरू किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? 1975। इसका पालन 1975 से 1979 तक, ठीक है, किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है ये, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान में चलाई गई थी। यही एक पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल चलाई गई थी, जो वर्ष आता है 1974 से लेकर 1978 तक। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना और इस प्रकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, इसकी प्रक्रिया पर यह बातचीत किया जाता है। बेसिकली एक नाम इस पर आता है एक सवाल पे, दुर्गा प्रसाद धर, ठीक है, द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना था, लक्ष्य वृद्धि दर जो था वो बेसिकली आपका 4.4% था, लेकिन जो वास्तविक विकास दर था वो 4.8% था। काम के बदले अनाज का एक कार्यक्रम हुआ था, काम के बदले अनाज एक कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम का शुभारंभ भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्टार्ट किया गया था। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो एक चौथी पंचवर्षीय योजना आती है। चौथी पंचवर्षीय योजना का अगर वर्ष पूछता है तो 1969 से आप 1974 लगाएंगे, याद रखिएगा इसके बारे में। चौथी पंचवर्षीय योजना में धन और आर्थिक शक्ति को बढ़ते संकेंद्रण की एक पुरानी प्रवृत्ति को ठीक करने के उद्देश्य से अपनाया गया था। ये गाडगिल के फार्मूला था, गाडगिल के फार्मूले पर आधारित था चौथी पंचवर्षीय योजना। प्लीज एक बार म्यूट हो जाइए। और इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। परंतु इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? परीक्षा में पूछा जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम पूछा गया, ठीक उसी प्रकार से सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पूछा भी जा सकता है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 1972 और 73 के बीच में स्टार्ट किया गया था। इसका जो लक्ष्य दर रखा गया था 5.6% रखा गया था, और जो वास्तविक दर था
जो वास्तविक दर था वो बेसिकली 3.3% था। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक तृतीय पंचवर्षीय योजना आती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की जब भी जिक्र होता है तो वह वर्ष आप ध्यान रखिएगा 1961 एंड 66 ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के रूप में जानी जाती है। आपको बता दें कि इसमें कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर बल दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 1962 में आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा, संक्षिप्त में बताता हूं, भारत चीन युद्ध हुआ था जिसमें से अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया गया और रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसी में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 1965 एंड 66 के दौरान में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था। उसी समय 1965 में भीषण सूखा पड़ा था। ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं इसके संबंध में, ठीक है। ये बेसिकली जॉन अगर मैं बात करता हूं आपसे, जॉन सैंडी का नाम जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर ये आधारित था। ये मॉडल पर आधारित था। म्यूट नहीं है भाई कोई एक स्टूडेंट, म्यूट हो जाइए, मैं कितनी बार बोलूं आप लोगों से। एक आता है सप्तम यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका वर्ष आता है सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर प्रश्न बनता है तो 1985 से 1990 तक जाता है, 1990 तक जाता है। यह बेसिकली सातवीं पंचवर्षीय योजना के रूप में जानी जाती है। जैसा कि आप सबको पता है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसमें से राजीव गांधी वहां उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो योजना के प्रौद्योगिकी के उन्नयन और उद्योगों की उत्पादकता स्तर को सुधारने के लिए यह सातवीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने के संबंध में खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास करने को लेकर इस पर बल दिया गया था। इस चीज को भी आप अवश्य ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं, सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत ने स्वैच्छिक एजेंसी यानी कि जो एनजीओ और आम जनता के बहुमूल्य योगदान के साथ देश में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था लाने का भी प्रयास किया गया था। लक्ष्य जो रखा गया था 5.5% रखा गया था। वास्तविक दर जो आई थी वो 6.1% जो है बेसिकली रिप्रेजेंट हुआ था। और प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि दर हुआ था प्रति व्यक्ति आय को लेकर तो उस कंडीशन पर आप लगा सकते हैं 3.7%, ठीक है। ये भी परीक्षा में सवाल बनाता है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारंभ होगा वो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जाएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में बालकों की स्थिति, स्टेट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है तैयार और प्रकाशित किया गया था। ये चार ऑप्शन आपके सामने इस समय प्रस्तुत हो रहे हैं। जवाब बताइए इस सवाल का क्या ऑप्शन होगा। यूनिसेफ दूसरा नंबर। ओके, यहाँ यदि आप इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी की तरफ रुख कर रहे हैं तो सही जवाब आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब अगर मैं आपसे बात करूं भारत के या भारत में बालकों की स्थिति को लेकर, स्टेट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया प्रतिवेदन यूनिसेफ के द्वारा जो है तैयार किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एग्जाम में आ सकता है दोबारा से भी। 18 जून 2024 को आप लोगों को ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहां अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यूनिसेफ के साथ साथ ध्यान देने वाली बात यह है हम सब के लिए कि कन्वेंशन ऑन यानी बाल अधिकारों का सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर बाल अधिकार पर CRC के रूप में ये जाना जाता है। यहाँ बच्चों के नागरिकों या नागरिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है। ये कन्वेंशन में एक बच्चे को 13 साल से कम उम्र के किसी भी इंसान के रूप में परिभाषित किया गया है।
जब तक कि राष्ट्रीय कानून के तहत वयस्क की आयु पहले प्राप्त ना हो जाए। इस कंडीशन में इसका नाम देखने को मिलता है। और यहाँ जो भूमिका बनेगी वह यूनिसेफ की बनेगी। किसकी बनेगी? यूनिसेफ की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन को अपनाया कब गया था? मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को बताया भी था कि 20 नवंबर 1989 को। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा इसके संबंध में। ठीक है, क्लियर है? एक बार स्पष्ट करेंगे। यस सर। चलिए, यस सर। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना होगा इसके संबंध में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसको कहा जाता है, यूनिसेफ को। ठीक है, यूनिसेफ को क्या बोला जाता है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है। इसकी स्थापना की अगर बात आती है, प्रश्न बनता है, तो दिसंबर 1946 आप लोग लगाएंगे। इस समय वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं कैथरीन रसेल हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष। और आपको बता दें कि 11 दिसंबर 1946 को जब इसकी स्थापना हुई तो 1953 में यूनिसेफ ने संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्य बन गया था। और उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड की जगह यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। राम भगत के द्वारा निर्मित है। ठीक है, वर्तमान में इसमें अगर मैं बात करता हूं इसकी मुखिया कौन है, तो एन नाम एक आता है, एन वेनेमन नाम आता है। 1965 में यूनिसेफ को बेहतर कार्य के लिए शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था 1965 में। ये भी बात आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट माना जाएगा। हरित समाजकारी पर्यावरण जलवायु परिवर्तन जी भारत में यूनिसेफ कब आया? क्या कर रहा? आवाज क्लियर नहीं आ रहा, कोई और बच्चा बताए। सर भारत में यूनिसेफ कब आया? भारत में जहां अगर मैं बात करता हूं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। म्यूट हो जाइए एक बार, आवाज थोड़ा सा वो हो रही है, एक बार म्यूट हो जाइए। यूनिसेफ आप 2012 लगाइएगा भारत के परिप्रेक्ष्य में। अगर सर मैंने 1949 पढ़ा था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, भारत में एक बार आप यूनिसेफ, देख लीजिएगा। जी अच्छा, मेरे हिसाब से 2012 का यहाँ पे जिक्र होना चाहिए। फिलहाल मैं एक बार देख के बता दूंगा कि यूनिसेफ भारत में कब आया। ठीक है, तो उस क्रिया में आपको बता दूंगा। ठीक है, यूनिसेफ के बारे में। सर भारत सर में 48 का नाम भी आता है कि भारत में यूनिसेफ 1948 में आया। नहीं सही, 1949 में आया। 49, हाँ 1949 में हाँ, भारत 10 मई 10 मई। हाँ, भारत में यूनिसेफ जो है आया है। ठीक है, ये आप यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, 1949 की प्रक्रिया यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं। क्लियर रहेगा? बता दीजिए। यस सर। हाँ, जी सर। और भारत में यूनिसेफ के सहयोग से ही राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। वो टीकाकरण जो स्टार्ट किया गया था भारत में यूनिसेफ के द्वारा, तो सहयोग से ही, तो 1988 में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क लगाइएगा। संस्थापक में संयुक्त राष्ट्र महासभा को बनाइएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का बनाइएगा। वर्तमान में अध्यक्ष को कैथरीन रसेल को बनाइएगा। यूनिसेफ में कुल कितने देश हैं? तो 190 से प्लस देश हैं यूनिसेफ में। भारत में यूनिसेफ का जो प्रमुख है वो बेसिकली प्रमुख भारत में कौन है? तो सुश्री सिंथिया मैककैफ्री,
बेसिकली आते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत में यूनिसेफ प्रतिनिधित्व की भूमिका इन्होंने निभाई है। ठीक है, और यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है, यूनिसेफ दिवस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा इसके संबंध में। यूनिसेफ का लक्ष्य क्या है? भारत में बाल अधिकारों को प्रोत्साहित करना और संरक्षित करने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो इतने तथ्य आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए, हरित समाज कार्य पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित मुद्दों के प्रति समाज कार्य अनुक्रिया से संबंधित है। तो इस अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने प्रसारित किया है? बताइए। लीना डोमिनेली। नीला डोमिनेली। ओके, सही जवाब अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ऑप्शन में जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन सत्य जाएगा आपका? बता दीजिए। बी सर। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत ही फेमस रिसर्चर हैं ये, लीना डोमिनेली महोदय। ठीक है, इनसे परीक्षा में जो है सवाल पूछा जाता है और इस रिसर्चर हैं ये। और मैं आपको बता दूं कि इनके संबंध में कि हरित समाज कार्य, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित मुद्दों के प्रति समाज कार्य की अनुक्रिया से संबंधित अगर कोई है तो नाम आप सभी लोग बताइएगा, लीना डोमिनेली का नाम। ये सवाल जो है कई बार रिपीटेड भी है, इसलिए आप सभी लोगों को इनका नाम याद रखना पड़ेगा। लीना को जलवायु परिवर्तन और सूखा, बाढ़, कोल्ड स्नैप सहित चरम मौसम की घटनाओं पर परियोजना में विशेष रुचि है ना। जंगली आग, भूकंप, जलवायु विस्फोट, आपदा, हस्तक्षेप, सुरक्षा, लचीलापन, स्वास्थ्य, महामारी, ठीक है, इत्यादि जैसी क्रियाओं में अपनी एक अहम भूमिका इन्होंने निभाया है। नाम इनका है लीना डोमिनेली। ठीक है, याद रखेंगे इनके संबंध में। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनकी कुछ किताबों से भी परीक्षा में सवाल वगैरह पूछा जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लीना डोमिनेली का नाम, इन्होंने ग्रीन सोशल वर्क फ्रॉम इन्वायरमेंट क्राइसिस टू इन्वायरमेंटल जस्टिस, यह एक कॉन्सेप्ट भी लीना डोमिनेली का ही नाम हमें देखने को मिलता है परीक्षा में। और यह अगर आपसे पूछा जाए कि यह आया कब है, ये पुस्तक बेसिकली किस समय लीना डोमिनेली ने इसको रिप्रेजेंट किया, तो आप सभी लोग 2012 का नाम यहाँ पे लगाइएगा। 2012 का नाम यहाँ पर आप सभी लोग लगाइएगा ग्रीन सोशल वर्क को, 2012। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। दूसरी बात इनकी और एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, और ये आता है जो है फेमिनिस्ट सोशल वर्क। लीना डोमिनेली का नाम इसमें आता है और मैक्लियोड का भी नाम इसमें आता है। एलिन मैक्लियोड का भी नाम देखने को मिलता है सन 1989 में। ये भी नाम आपको ध्यान में रखना होगा इनके संबंध में। उसके बाद दूसरा नाम क्या बताएं? फेमिनिस्ट सोशल वर्क 1989। नहीं, राइटर का सर। दूसरा नाम इसमें आपको याद रखना होगा मैक्लियोड का, एलिन मैक्लियोड। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, एलिन मैक्लियोड एंड लीना
डोमिनेटली, ये आपको यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इन्हीं का और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे एंटी अप्रेसिव सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस, लीना डोमिनेली का ही नाम आता है इसमें, और यह जब वर्ष पूछेगा तो 2002 का आप लोग बताइएगा, ठीक है, 2002 का। नेक्स्ट एक आता है सोशल वर्क इन अ ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। इस किताब में अगर मैं जिक्र करता हूं तो 2010 आप लोग लगाइए, 10 दिसंबर 2010 इस किताब के अंतर्गत मेंशन करिएगा। हाल ही की किताब है जो लीना डोमिनेली की ही है, कॉन्सेप्ट है 2023 की, आप उसे भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। सोशल वर्क प्रैक्टिस ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिजास्टर, और ये 2023 आप लोग लगाइएगा इसका नाम, 2023 लीना डोमिनेली का नाम, ठीक है। साथ ही साथ वर्ल्ड एंड कम्युनिटी एक्शन, सॉरी वुमेन एंड कम्युनिटी एक्शन, लीना डोमिनेली का नाम, इसमें आप लगाइएगा 22 मई 2019, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा लीना डोमिनेली के बारे में, ठीक है। उसके बाद 21 मई है कि 22 मई है? 22 मई। उसके बाद आप सभी लोगों ने नाम सुना है मेघा पाटेकर का नाम, ऑप्शन में देखिए। सर ये जो बुक्स लिखवाए आपने ये सारे लीना डोमिनेली के थे, बस सेकंड वाली बुक थी जिसमें हाँ। उन्होंने किसी ने सहयोग किया था उनका, बिल्कुल ऐसा था ना? बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए मेघा पाटेकर के बारे में थोड़ा सा। मेघा पाटेकर का नाम आप सभी लोगों ने सुना है, भली भांति तरीके से आप लोग जानते हैं। मेघा पाटेकर का नाम भारतीय कार्यकर्ता हैं, भारतीय कार्यकर्ता मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम सुना है? नर्मदा बचाओ जी सर। आंदोलन आरंभकर्ता में से एक मानी जाती हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के मेघा पाटेकर महोदय। मेघा पाटेकर महोदय ने पर्यावरण सक्रियता के लिए मानी जाती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन में उनका गहरा हाथ है। नर्मदा नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में से बहकर अरेबियन समुद्र तक पहुंचती है और इसी नदी पर काफी सारे छोटे बांध और सरदार सरोवर बांध को बनाने की अनुमति सरकार ने दी थी। तो पेपर में सवाल ही बन जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुखिया कौन है? तो मेघा पाटेकर हैं, और मेघा पाटेकर द्वारा 1989 में, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में सरदार सरोवर परियोजना और उससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों के क्रियान्वयन की कमियों को उजागर करने के लिए ये शुरू किया गया था। बाढ़ को रोककर पर्यावरण विनाश और इससे लोगों के विस्थापन को रोकने के संबंध में भूमिका थी मेघा पाटेकर महोदय की, ठीक है। तो यहाँ पर मेघा पाटेकर के बारे में ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद एक और ऑप्शन में आता है नारी चंडोक का नाम। इनका नाम सुना है आपने? मीरा चंडोक। नहीं सर। चंडोके
देखिए, अगर मैं इनके बारे में आपसे बात करता हूं तो ये कि ये पॉलिटिकल साइंस की जो है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं पद पे, और इन्होंने भी एनवायरमेंट को लेकर अपनी भूमिका को बताया है, परंतु इनके संबंध में कोई खास बातें नहीं है जो परीक्षा में आए नीरज चंडोलके के बारे में। परंतु आपको केवल एक स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखना है, रिसर्चर हैं ये, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक वैज्ञानिक हैं ये, एक राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। तो लोकतंत्र और क्रांतिकारी राजनीति में इनका नाम आता है, 2015 में इन्होंने दिया था लोकतंत्र और क्रांतिकारी राजनीति। और नागरिक समाज का दंभ है, ठीक है, दंभ के बारे में 2003 की प्रक्रिया में इन्होंने जिक्र किया था, ठीक है। तो ये भूमिका इनके अंतर्गत आती है। कैथरीन एक नाम आता है और कैथरीन केंडल का नाम आता है। आपको बता दें ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता ही रही हैं, साथ ही साथ इन्होंने सोशल वर्क जैसे NASW सोशल वर्कर्स की अगर मैं बात करता हूं तो उनमें भी इनका नाम हमें देखने को मिला है, ठीक है, कैथरीन कैंडल का नाम। परंतु यहाँ सोशल वर्क के संबंध में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसका मतलब ये प्रश्न सोशल वर्क में इन्वायरमेंट से दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। साथ ही साथ सोशल वेलफेयर के बारे में भी इनका नाम देखने को मिलता है, ठीक है, कैथरीन ए कैंडल का नाम। सोशल वर्क, पॉर्नियर एजुकेटर, फर्स्ट एजुकेशनल सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल ऑफ सोशल वर्क में इनकी भूमिका, सोशल वेलफेयर में भी इनकी भूमिका, NASW के सदस्यता के रूप में इनकी भूमिका भी कैंडल कैथरीन का नाम देखने को मिलता है, ठीक है। परंतु इस सवाल का जवाब जहां हरित समाज कार्य, पर्यावरणीय जल परिवर्तन उससे संबंधित मुद्दों की बात हो रही है तो नाम आप लीना डोमिनल्ली का ही नाम लगाइएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। व्यवसायिक लैंगिक शोषण हेतु दुर्व्यवहार के पीड़ितों को उसके रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए व्यापक योजना को निम्न में से रूप में जाना जाता है। जवाब बताइए, मिशन शक्ति, उज्ज्वला, मिशन शक्ति, उज्ज्वला सेकंड ऑप्शन। मिशन शक्ति। कोई बच्चा कह रहा है मिशन शक्ति, सर वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर। उज्ज्वला योगा सर उज्ज्वला है। हाँ, यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ध्यान देने वाली बात है ये, मानव तस्करी से पीड़ितों के लिए पुनर्वास की योजना है ये, मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए पुनर्वास योजना है ये, और उस योजना का नाम है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना बेसिकली कब आई थी? तो यह है योजना 2007 में लाई गई थी। कब लाई गई? हाँ, है ना। अब देखिए, मानव तस्करी के विभिन्न रूप थे, जैसे जबरन श्रम था, यौन शोषण। जबरन श्रम मतलब पीड़ितों को कृषि, निर्माण कार्य, घरेलू काम और विनिर्माण जैसे उद्योगों सहित शोषणकारी परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यौन शोषण में वेश्यावृत्ति या अश्लील साहित्य सहित व्यावसायिक यौन शोषण के लिए व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी की जाती है। एक बाल तस्करी था, इसमें बाल श्रम, जबरन भीख मंगवाना, बाल विवाह, गोद लेने में घोटाले, यौन शोषण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए बच्चों की तस्करी। बंधुआ मजदूरी भी, ऋण चक्र में फंस गए लोगों को ऋण चुकाने के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और वहां पे शोषणकारी प्रथाओं के कारण बढ़ता है ये चीजें। मानव अंग की तस्करी, अंगों की तस्करी में जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, लीवर हो गया प्रत्यारोपण के लिए, किडनी हो गया, कॉर्निया हो गया, जैसे अंगों को अवैध व्यापार जो है शामिल किया गया था, तो उस कंडीशन में आता है ये कुछ भूमिकाएं। आप लोगों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद पढ़ा होगा 23 और 24। अनुच्छेद जो 23 है वो मानव तस्करी और बेगारी है कि नहीं, बेगारी पर रोक लगाने की बात करता है। वहीं 24 आपको बताता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने और खदान जैसे खतरनाक रोजगार में नियोजित करने से रोकने के संबंध में बताता है ये आपको।
आपको बता दें कि धारा 372 और 373 वैश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़कियों की खरीद और जो है परोक्त परोक्त का मतलब होता है सेलिंग से संबंधित था। ठीक है, जो धारा खरीदने और बेचने से संबंधित था 372 और 373। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके संबंध में कई कानून भी आए। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का था, जो देह व्यापार के लिए तस्करी की रोकथाम करता था। ठीक है, इसी तरीके से यौन अपराधों के बच्चों का संरक्षण हेतु एक पोस्को अधिनियम आया 2012 में, जो बच्चे को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के विशेष कानून के अंतर्गत उसको रखा गया था। तो ये क्रियाएं हैं, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उज्ज्वला योजना यहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन जो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्टीकरण कर दीजिए प्लीज। जी सर। चलो ठीक है, और देखिए एक मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति मतलब भारत सरकार के तहत महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। इसका मकसद है महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। वह प्रक्रिया बेसिकली मिशन शक्ति को रिलेट करती है। ठीक है ना, वो चीजें हैं। निर्भया कोष यानी फंड की बात मैंने आप लोगों से पहले भी बता रखा है कि 2013 में चलाया गया था, जो इसका मकसद था कि राज्यों को महिलाओं के लिए अधिक से अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। उसके संबंध में ये निर्भया कोष या निर्भया फंड जैसे शब्दों को रिलेट करा जाता है। ठीक है, और बलात्कार पीड़ितों की सहायता करने और उसके पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस फंड की स्थापना जो है 2013 में किया गया था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। शुरुआत में इसके तहत तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 1000 करोड़ रुपए की राशि का जो है आवंटन किया था। किसके बारे में? महिलाओं को सशक्त बनाने के, महिलाओं को सशक्त बनाने के संबंध में। कब आए वाली है सर ये? जी, ये योजना कार्यान्वित कब की गई वाली है? मिशन शक्ति बेसिकली एक प्रकार का कॉन्सेप्ट था जो 2019 में जिक्र किया गया था, 2019 में, और वो महिलाओं के सशक्त बनाने के परिप्रेक्ष्य में और आत्मनिर्भरता, कौशल, शिक्षा, विकास, रोजगार, ठीक है, अगर मैं बात करूं उद्यमिता के अवसर के बारे में जिक्र किया गया 2019 में, 27 मार्च 2019। मिशन शक्ति क्लियर है? यस सर, यस। सखी मतलब एक आपने सुना होगा वन स्टॉप, ये आपका 2019, ये आपका 2013। एक आता है वन स्टॉप सेंटर, जिसको सखी कहते हैं। इसके अंतर्गत ना सभी प्रकार के हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क और विधि सहायता, चिकित्सा काउंसिल की सुविधा वन स्टॉप सेंटर यानी ऊषा किरण केंद्रों में उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी बात हुई थी। इसकी शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल 2015 को, 1 अप्रैल 2015। ठीक है, बताइए एक बार। ठीक है, आगे बढ़े फिर। क्लियर है इतना? चलो फिर आगे चलते हैं, आ जाइए। महामारी विज्ञान में निम्नलिखित में से किस पर रोग की उत्पत्ति, फैलाव और संचार के साधनों का अध्ययन किया गया था? व्यक्तियों पर, असामान्य व्यक्तियों पर, जनसंख्या पर, वृद्ध व्यक्तियों पर। यह आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31 है। सर जनसंख्या पर। जनसंख्या पर। जनसंख्या पर सर। जनसंख्या पर आप बता रहे हैं, और इसका सही जवाब जो जाएगा, यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो ऑप्शन सी ही है, जनसंख्या पर। तो महामारी जैसे विज्ञान से संबंधित अगर सवाल बनता भी है, पूछता है आपसे कि इसकी रोग की उत्पत्ति, फैलाव और संचार के साधनों का जो अध्ययन करेंगे वो कहाँ मिलेगा हमें, तो या किस पर हम करेंगे, तो वो बेसिकली जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, व्यक्तियों पर नहीं, जनसंख्या पर। ठीक है, मोडालियर समिति के नाम सुना होगा, 1962 को सुनिश्चित रूप से जाना जाता, बताइए। मोडालियर सर स्वास्थ्य यूजीसी स्थापना समिति। स्वास्थ्य क्या चीज? स्वास्थ्य सर्वेक्षण नियोजन समिति। नियोजन समिति। हाँ,
स्वास्थ्य सर्वेक्षण नियोजन समिति की बात अगर हम लोग करते हैं, हालांकि भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की जिसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना गया था। नए केंद्रों की स्थापना से पहले ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ बनाने को लेकर विशेषज्ञ सेवाओं से जिला अस्पताल का सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 40,000 से अधिक आबादी की सेवाओं के रूप में इस प्रक्रिया में इसकी भूमिका हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ये बेसिकली 1962 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होना चाहिए बताइए? पहला, ऑप्शन नंबर पहला सर। पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में ना भोर समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। भोर समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यूजीसी की बात हो रही है ना? किसकी बात? यूजीसी समिति की है सर समिति। उसकी। हाँ, यूजीसी की समिति की बात की जा रही है। अच्छा, इस क्रिया में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ यूजीसी की समिति के संबंध में, तो मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए 1956 में ना संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। 28 दिसंबर 1953। जी सर, ये समिति ना 1946 में आई थी। 1946 में बेसिकली रख रखाव के लिए संसद के द्वारा एक अधिनियम हाँ के जी रूप सर, में समिति को वैधानिक, लाया गया था। हाँ, एक वैधानिक रूप का कार्य के रूप में रिप्रेजेंट हुआ था। ठीक है, बाकी तो शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के दौरान में औपचारिक तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी गई थी 28 दिसंबर 1953 को, और बाद में यही जाकर यूजीसी में संसद में पारित हुआ एक विधेयक के बाद सरकार के अधीन में लाया गया, औपचारिक तौर पर इसे स्थापित किया गया, तो वह क्रिया बन गई 1956। ठीक है, और ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा इसके संबंध में। उसके बाद एक और ऑप्शन आ जाता है आपके सामने बैंकिंग सुधार समिति को लेकर, है कि नहीं? बैंकिंग क्षेत्र में कौन सी समिति या किससे संबंधित है? तो इस क्रिया में राष्ट्रीय स्तर पर बैंकर्स समिति का जो उद्देश्य बना था बैंकिंग और सरकार के किसी भी मुद्दे को लेकर विचार विमर्श के लिए एकमात्र फोरम के रूप में उपलब्ध किया गया था। ठीक है, तो नरसिम्हा समिति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार का प्रारंभ में नरसिम्हा समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता बेसिकली एम नरसिम्हा ने किया था। इसका गठन 2 बार किया गया है, एक बार तो 1990 में हुआ था, दूसरी बार 1998 में हुआ था। यह स्थापना भी आप ध्यान रखिएगा। बताइए, क्लियर है? जी सर। ओके, एक आता है कर संरचना सुधार समिति। कर संरचना मतलब यहाँ पे वो समिति है, ये इसको क्या कहेंगे हम लोग? केलकर। इसका गठन भारत में मौजूद सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इस समिति का गठन भारत की केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता विजय केलकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, सुधार के लिए है ये प्रक्रिया में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि सन 1991 एंड इसको आप बता देंगे ये, और इसको आप 1956। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। सर ये केलकर के द्वारा हुआ था। हाँ, क्या पूछ रहे हो आप, बताओ। सर जो लास्ट वाला बताया है उसकी स्थापना केलकर द्वारा हुआ था। हाँ 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 जी, है ना। अगला सवाल देखिए, अटल वयो अभ्युदय योजना का प्रमुख लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति, ट्रांसजेंडर और युवा।
सही बात। वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक। ट्रांसजेंडर। युवा हो। कोई कह रहा है ट्रांसजेंडर, तो कोई कह रहा है वरिष्ठ नागरिक। देखिए अटल, वरिष्ठ नागरिक। सुनिए सुनिए, ये सवाल पूछा ये गया आपके सामने कि अटल वयोवृद्धि योजना का प्रमुख लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन सा था, तो वरिष्ठ नागरिक था। ऑप्शन पहला सही है। देखिए देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना का केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का नाम वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना से बदलकर अटल वयो अभ्युदय योजना रखा गया था। यह एक जनहितकारी योजना है। इसके तहत सीनियर सिटीजन के लिए ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां वो सक्षम हो सके और अपनी एक्टिविटीज को भी वहां पे संचालित कर सके। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अटल वयो अभ्युदय योजना अप्रैल 2021 में एक नया रूप दिया गया, जिसका नाम बदल दिया गया अटल वयो अभ्युदय योजना। तो क्या नाम दिया गया 2021 में? यही अटल वयो अभ्युदय योजना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 2021 में पहले क्या नाम था सर इसका? सर इसका पहला क्या नाम था? इसका अटल वयो योजना के नाम से था। अटल वयो योजना के नाम से था, या वरिष्ठ नागरिक भी इसे कहा जाता था। योजना वरिष्ठ नागरिक योजना के नाम से भी इसे जाना जाता था। भारत सरकार की एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सभी नागरिकों के लिए समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में जो है वृद्ध कार्यक्रम या वृद्ध योजना कार्यक्रम को लेकर जाना जाता था। 2021 अप्रैल में नया रूप दिया गया, जिसका नाम बदलकर अटल वयो अभ्युदय योजना कर दिया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना था। ठीक है, कल्याण और सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करना था। ये बेसिकली उसका मोटो रखा गया था इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, 1.5 लाख लाभार्थी आश्रमों में वृद्धाश्रमों में रहते हैं। इसके तहत देश भर में 361 जिलों को शामिल किया गया है। 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कुल 288.08 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान जारी की गई थी, और इसके अंतर्गत आने वाली लाभार्थियों की संख्या जो है आप कह सकते हो कि 3,63,570 है। उस प्रक्रिया में आप यहाँ पर भी नाम बता सकते हैं इस क्रिया को भी। ठीक है, उसके बाद दिव्यांग व्यक्ति आप हटा दीजिए, ट्रांसजेंडर भी हटा दीजिए। ऑप्शन पहला आपका सही जाएगा। विश्व का वह पहला देश कौन सा है जिसमें CSR कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विविध रूप से अनिवार्य बनाया? विविध रूप से भारत। अनिवार्य। सही जवाब भारत ऑप्शन 2013 जी। इसे अगर मैं आपको CSR की बात करता हूं तो इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री है 1 अप्रैल 2013, सॉरी 14, 1 अप्रैल 2014। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? भारत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कानून रूप से अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के नियम का एक निश्चित टर्नओवर है, जो लाभप्रदता और कंपनियों के लिए पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य बनाता है। बेसिकली इस सवाल का जो सही ऑप्शन जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका सत्य माना जाएगा। कौन सा? सी। बताइए। जी सर। भारत सर, भारत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए और एक सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र सरकार की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करता है? यह आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। 16(4) सर, अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16 ऑप्शन 4 सर, ऑप्शन 4। यहाँ अगर आपने इस सवाल का जवाब 15 का 6 सर, 15 का 6 बी नंबर, तो बी नंबर बता रहे हैं, और यही बेसिकली सत्य भी है। आपका जो ऑप्शन जाएगा सर यहाँ पर
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार की शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो आरक्षण प्रोवाइड कराया गया है, वह ऑप्शन आपका 15 का 6 रिलेट होता है, जो यही करेक्ट माना जाएगा। देखिए, आप सभी लोगों ने एक शब्द सुना होगा 10% EWS कोटा। 103वां संविधान संशोधन, संविधान के 124वें संशोधन अधिनियम में विधेयक में 2019 के तहत 15 और 16 में संशोधन इसको करके प्रस्तुत किया गया, और 15 के 6 अनुच्छेद और 16 का 6 अनुच्छेद, 16 का 6 और 15 का 6 अनुच्छेद में शामिल किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आर्थिक आरक्षण दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? बताइए एक बार। सर फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 16 का 4 है। अरे एक तो मैं पूछ रहा हूँ, एक तो बता नहीं रहे हो। अभी मैं कह रहा हूँ बताओ, इतना तो क्लियर है। 16 का 6 में भी शामिल है, 15 का 6 में भी शामिल है। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ। उसके बाद देखिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उनमें बेसिकली शिक्षा और नौकरियों को लेकर एससी और एसटी और सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें 50% आरक्षण जो है नीति के द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं। गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है। ये उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली अधिनियमित किया गया है। उस क्रिया में बेसिकली ये जवाब आता है। अनुच्छेद जब 15 की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो अनुच्छेद आपका 15 बता देगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में, आपने सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की जो समानता है, उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 16 में। मतलब कि किसी बात को किसी ऐसी विधि के परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं होगा जो उपबंध करती है, तो उस कंडीशन में ये दर्शाया जाएगा 16 को लेकर, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 16 के 4 के बारे में, देखिए इसे कई सब सेक्शन है। इसे क्या है? सब सेक्शन है। तो अनुच्छेद 16 के 4 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि राज्य के नागरिकों को किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, है ना। और जिसका राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस कंडीशन में ये नाम आ जाता है 16 का 4। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा का अंगीकरण किस वर्ष किया गया था? 1948। 1948। सही जवाब आपने कह रहे हैं कि 1948 में, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी क्या कह रहे हैं? 10 दिसंबर 1948। हाँ, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का अंगीकरण वर्ष जब भी आपसे प्रश्न बनता है, तो आप कह सकते हैं कि 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अंगीकृत करके उसको उद्घोषित किया गया था, है ना। यहाँ बेसिकली था क्या बात? जीवन स्वतंत्रता, भाषण, गोपनीयता जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल रहेंगे। इनमें सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा अधिकार जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे। 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सभी लोगों के लिए उपलब्धियों के एक सामान्य मानक के रूप में घोषित किया गया था सार्वभौमिक घोषणाएं, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणाएं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये अगर आपसे सवाल पूछता है तो क्या जवाब देंगे? 10 दिसंबर से। 10 दिसंबर को सही जवाब, 10 दिसंबर को। आगे
भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक राष्ट्रीय कानून नहीं है? राष्ट्रीय कानून नहीं है निम्नलिखित किसके लिए? शरणार्थी के लिए। ओके, और भी बताएं भाई कि दो ही बच्चा बताया है बस शरणार्थी। शरणार्थी सही है, दूसरा नंबर शरणार्थी है। अच्छा जी, चलो अगर आपने यहाँ पे कहा है मुझे शरणार्थी के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपने ऑप्शन सही चुना है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सेकंड शब्द आ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कानून नहीं है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे शरणार्थी का नाम अवश्य मेंशन करेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात आप सबके लिए क्या होगी इससे संबंध में मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको अवश्य ध्यान में रखें शरणार्थियों को लेकर। देखिए, शरणार्थी की बात मैं कर रहा हूं, खतरे या उत्पीड़न की विश्वसनीयता धमकियों के कारण और अपने ही देश द्वारा संरक्षित नहीं होने के कारण अपने घरों से भाग जाते हैं। इसी के विपरीत शरण चाहने वाले वे लोग जिन्होंने अपने देश के अलावा किसी अन्य देश में आगमन पर सुरक्षा शरणार्थी स्थिति के लिए आवेदन के परिप्रेक्ष्य में भूमिकाएं बन जाती हैं। परंतु सवाल ये था कि निम्न में से भारत में कौन सा राष्ट्रीय कानून बेसिकली नहीं है? वह शब्द था शरणार्थी। लेकिन भारत की शरणार्थी नीति संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो आपको रिलेट करता है। देखिए, भारत में बसे शरणार्थियों और यहाँ शरण चाहने वालों के बुनियादी मानवाधिकारों के संरक्षण पर चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें शामिल किया गया है कि प्रतिभागियों ने भारत में शरणार्थियों और यहाँ शरण चाहने वालों के लिए कोई विशेष कानून नहीं होने का मुद्दा उठाया है। तो भारत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन सन 1951 पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। तो शरणार्थी और शरण चाहने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 जहां आपको बताता है समता का अधिकार, अनुच्छेद 20 जहां बताता है अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जहां जीवन के अधिकार के तहत जो है अधिकारों का हकदार है, इसके बारे में बताया गया है। देखिए, शरणार्थी संबंधी भारत की जो नीतियां हैं वो बेसिकली समस्या के समाधान के लिए विशेष कानून का अभाव है। इसके बावजूद उनकी संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है। आप लोगों ने नाम सुना होगा एक विदेशी अधिनियम जो 1946 का है। विदेशी अधिनियम शरणार्थियों से संबंधित समस्याओं के समाधान करने में विफल रहा है या केंद्र सरकार को किसी भी विदेशी नागरिक को निर्वाचित करने के लिए अपार शक्ति भी देता है। वहीं नागरिक संशोधन अधिनियम आपने 2019 भी देखा होगा, आप सभी लोगों ने 2019 देखा होगा, जहां मुसलमानों को बाहर रखा गया है और यह केवल हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। वर्ष 1951 में 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनी दस्तावेज प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है। इस क्रिया में भी इसका नाम हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ से संबंध में जो सही जवाब जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही माना जाएगा। ठीक है, बी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार फिर आ जाए। सी बॉक्स की पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को बना सर, बट अभी तो 30 लोगों को नागरिकता का वो दिया है सर, 300 लोगों को, भारत पाकिस्तान से आए हुए लोगों को। तो शरणार्थी शरण देने की बात क्या, उनके लिए कोई राष्ट्रीय कानून थोड़ी ना है, अभी भी नहीं है। नहीं सर, वो तो है कि राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन अभी 300 लोगों को दिया है ना, नागरिकता का अधिकार दिया है ना इंडिया के। तो मैंने बताया भारत के संविधान के अंतर्गत क्या बातें की गई है, समता का अधिकार की बात की गई है, वहां पर उसकी जीवन की रक्षा की बात की गई है ना। तो जाहिर सी बात है आप हाँ सर, मेरा कहने का मतलब है जो 300 लोगों को जो नागरिकता का अधिकार प्राप्त हुआ है, मिला है अभी रिसेंट में, भारत सरकार ने दिया है, तो उनको वो जो हमारे मौलिक अधिकार है वो सारे अधिकार उनको मिलेंगे। अभी मेरा ये पूछने का मतलब था बस। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे अधिकार, क्यों नहीं मिलेंगे, उसको अधिकार देना होगा। ओके सर, है ना। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी
शरणार्थियों के मूल देश में बेसिकली जो वापस नहीं जा सकते हैं, ठीक है, जो वापस नहीं जा सकते, तो वहां पे नॉन रिफाउंडमेंट का अधिकार शामिल है। जो नॉन रिफाउंडमेंट अधिकार है, रॉन, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, नॉन, नाम सुना है, रिफाउलमेंट, रिफाउलमेंट जो बेसिकली कानून के अंतर्गत यह एक सिद्धांत है जिसके अनुसार कहा गया कि अपने देश से पीड़ित के कारण भागने वाले व्यक्ति को उसी देश में वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उस कंडीशन में ये चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। हाल ही में म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी, फिर अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये तो वो चीजें हैं जो स्वतंत्रता के बाद ना भारत में पड़ोसी देशों के शरणार्थियों के विभिन्न समूहों को स्वीकार किया गया है। जैसे 47 में विभाजन जब हो रहा था तब पाकिस्तान से शरणार्थी आए, फिर 1959 में तिब्बती शरणार्थी आए, 1960 में बांग्लादेश से चकमा और हाजोंग आए, और बांग्लादेशी शरणार्थी 1965 और 71 में आए, श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी 1980 में आए, और 2022 में रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से आए। तो ये पार्ट इसके अंतर्गत बनता है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। उसके बाद अगला सवाल जरा देखिए आप सभी लोग, मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया है, एक पीडीएफ भी इसकी है। सवाल आपके सामने कहता है कि सी बॉक्स क्या इंगित करता है। प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करें आप लोग, सी बॉक्स क्या इंडिकेट करता है। नाम सुना है सी बॉक्स का? हेलो, आवाज जा रही मेरी? तो बता भी नहीं रहे हो आप लोग। हेलो, ठीक है। सवाल कहता है सी बॉक्स क्या इंगित करता है, प्लीज एक बार जवाब बताइए। सेक्सुअल असेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आप कह रहे हैं यहाँ पे जो सी वाला है वो ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चले। यस सर, ऑप्शन सी। बिल्कुल। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ सी बॉक्स के बारे में, जो रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 38 को, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है। ये कार्यस्थल पर ना महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच है, ऑनलाइन मंच है, जो बेसिकली यौन उत्पीड़ित इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स लॉन्च किया। महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतों को अधिक कुशल प्रक्रिया से प्राप्त करने या संबोधित करने या हल करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सी बॉक्स की शुरुआत की गई, निगरानी की गई, और संगठित, असंगठित, निजी, सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाली सभी महिलाओं को तक पहुंच प्रदान करती है सी बॉक्स। कौन सा? सी बॉक्स। ये आपको ध्यान में रखना है इसके संबंध में, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये जो है तथ्य है, परीक्षा में आप लोगों से हो सकता है इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाएं। परंतु मेरा एक सवाल ये है आप लोगों से कि ये लॉन्च कब किया गया, ये लॉन्च कब किया गया सी बॉक्स, यानी आप ये कह लीजिए कि इसकी स्थापना कब की गई? 2013। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे सी बॉक्स में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न अधिनियम जो 2013 है, उसी के तहत इसको जो है सूचित किया गया था। तो आप सही जवाब दे रहे हैं। सी बॉक्स राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि 9 दिसंबर 2013 को ये बेसिकली लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये एनसीपीसीआर के थ्रू किया गया था सर जी? एनसीपीसीआर ने लॉन्च किया था सर। किसने लॉन्च किया था?
यस सर, किसने किया था सर? ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ओके सर, ओके। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि उसके संबंध में एक ऑनलाइन शिकायत तंत्र जो प्रारंभ हुआ था, जैसे अगर मैं कहूँ ये यौन कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स ऑनलाइन शिकायत तंत्र का प्रारंभ या आरंभ, तो उस क्रिया में आप सभी लोग जुलाई 2017 लगाएंगे, जुलाई 2017 लगाएंगे। सर एक बार फिर से बोलिए ना। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 24 जुलाई 2017 को कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स नामक एक ऑनलाइन शिकायत तंत्र का आरंभ किया गया था। लेकिन जो 2013 है, 9 दिसंबर 2013 वाली प्रक्रिया में आप यह शिकायत प्रबंधन व्यवस्था कार्यस्थल पर यौन महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण निषेध निवारण अधिनियम, जो बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन वर्क प्लेस प्रिवेंशन की बात करता है, आप लोगों के रेड जो है एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूं उसका रोकथाम की बात करता है, तो वह आपका 2013 एक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई थी 2013 में। ठीक है, तो यहाँ अगर स्थापना वगैरह की बात करेगा तो आप 13 नहीं लगाएंगे, बल्कि आप वहां पे 24 जुलाई 2017 का नाम लगाएंगे। उससे पहले 2013 जो है बेसिकली अपनी भूमिका निभाता था शिकायत प्रबंधन व्यवस्थाओं को लेकर। ठीक है, तो इसका सही जवाब सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। शाम को मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, इस क्वेश्चन पर बात करूंगा और वो क्लास का समय रहेगा 8:30 PM। ठीक है, और आज 7 PM आप लोगों का क्या चलेगा, रिसर्च यानी शोध। ठीक है, ये आपकी क्लास रहेगी।